हेलो एवरीवन, वेलकम टू निशा नॉलेज हट। अपनी एनसीईआरटी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्लास 10 का चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एग्रीकल्चर के बारे में जानेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज के बारे में जानेंगे, उनके टाइप्स के बारे में जानेंगे। जिसने भी प्रीवियस चैप्टर्स नहीं देखे हैं, चैनल पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। चैनल पे और भी सब्जेक्ट से एनसीईआरटी बुक से चैप्टर्स कवर कराए गए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब के नाम से प्लेलिस्ट अवेलेबल है। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, वो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, ताकि वो अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से डिफरेंट फॉर्म्स को फिल कर सके। देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री है। यहाँ की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। 2/3 जो यहाँ की पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में एंगेज रहती है। एग्रीकल्चर एक्टिविटी प्राइमरी स्टेज होती है। जितने भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं फूड से, जिसको हम कंज्यूम करते हैं, उन सभी के लिए प्राइमरी एक्टिविटी प्राइमरी स्टेज होती है। बिसाइड फूड ग्रेन्स, it is also produce raw material for various industries। फूड ग्रेन्स के अलावा बहुत सारे इंडस्ट्रीज के लिए यहाँ पे रॉ मटेरियल भी प्रोड्यूस किया जाता है। ऐसे कुछ इंडस्ट्रीज के आप नाम बता सकते हैं, जैसे कि कॉटन, जूट। मोर सम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक टी, कॉफी, स्पाइसेस आर ऑल्सो एक्सपोर्ट किए जाते हैं बाहर के देशों में इंटरनेशनल लेवल पे। टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ेंगे। इंडिया में बहुत तरह के एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होते हैं, डिफरेंट क्रॉप्स यहाँ पे पाई जाती हैं। बहुत सारी क्रॉप्स का यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है, जो कि ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा ग्रोथ लेकर आता है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग देखेंगे। एग्रीकल्चर एक एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी है अपनी कंट्री की। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से यहाँ पे कल्टिवेशन की जा रही है। बहुत सारे कल्टिवेशन के मेथड्स यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं, जो कि टाइम टू टाइम चेंज भी हो रहे हैं। Depending upon the characteristics of physical environment, technological know-how and socio-cultural practices, time to time ये सारी जितने भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हैं वो चेंज भी हो रही हैं। डिपेंड करती है फिजिकल इन्वायरमेंट पे कि वहाँ का फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा है, कैसे कैसे टेक्नोलॉजीज वहाँ पे प्रेजेंट है, कौन कौन सी सोशल कल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं जिससे कि फार्मिंग इन्फ्लुएंस होती है। फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल फार्मिंग। फार्मिंग वेरी करती है सब्सिस्टेंस से कमर्शियल वे पे, कि आप कैसे उस फार्मिंग का यूज कर रहे हैं एक हाउस होल्ड पर्पज के लिए, सिर्फ फीड करने के लिए लोगों को, और किस तरह से आप एज अ बिजनेस उसको देखते हैं। प्रेजेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम्स आर प्रैक्टिस्ड। जैसे कि पहला हम देखेंगे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जो फार्मिंग होती है वो आज भी इंडिया के कुछ पार्ट्स में प्रैक्टिस की जा रही है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में छोटे जो लैंड होते हैं, छोटे पैचेस जो होते हैं लैंड के, उसमें फार्मिंग की जाती है, जिसमें कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का, मॉडर्न टूल्स का यूज नहीं किया जाता है। हो, डाओ, डिगिंग स्टिक्स का यूज किया जाता है, और जो फैमिली मेंबर्स है वो आपस में मिलके ही फार्मिंग करते हैं छोटे से लैंड एरिया पे। आज भी ये इंडिया में कई जगह पर की जाती है। इस टाइप की जो फार्मिंग है वो डिपेंड करती है मॉनसून पे, नेचुरल फर्टिलिटी पे सॉइल की, और जो सुटेबिलिटी है इन्वायरमेंट की कंडीशंस के हिसाब से वहाँ पे क्रॉप को ग्रो कराया जाता है। वहाँ पे सिर्फ रेनफॉल ही एक सोर्स होता है वाटर का इरिगेशन के लिए क्रॉप्स को। स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, जिसमें फार्मर्स क्या करते हैं, एक पीस ऑफ लैंड को क्लियर करेंगे और वहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो कराएंगे अपनी फैमिली की नीड्स को फुलफिल करने के लिए। उसके बाद जब उस सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो फार्मर शिफ्ट कर जाएंगे किसी और लैंड में, फिर वहां से सेम ये एक्टिविटी करेंगे कि वहां की लैंड को क्लियर करेंगे। उस फॉरेस्ट में जो भी प्लांट्स पौधे होंगे उस स्पेस में उसको कट किया जाएगा, उनको बर्न किया जाएगा, और उसके बाद फिर वहां पे क्रॉप्स को ग्रो कराया जाएगा। फिर जब सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी तो उस लैंड को छोड़ के फिर से वो माइग्रेट कर जाएंगे दूसरी लैंड पे, और उसको छोड़ देंगे ताकि जो उस सॉइल की फर्टिलिटी है वो रिप्लेनिश हो सके, रिन्यू हो सके। तो फिर प्रीवियस लैंड को अनटच छोड़ दिया जाता है। नेचुरली प्रोसेस से वहां की जो सॉइल है वो फर्टाइल हो जाती है। लैंड प्रोडक्टिविटी इस टाइप के एग्रीकल्चर में कम होती है। फार्मर यूज नहीं करते हैं फर्टिलाइजर्स का और मॉडर्न इनपुट्स का। इट इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो इस टाइप की जो फार्मिंग होती है वो
अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जानी जाती है। कुछ ऐसे नाम आपको बताए गए हैं, जैसे कि झूमिंग बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जैसे कि असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पामलाओ इन मणिपुर, डीपू इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़ और अंडमान एंड निकोबार में। तो झूमिंग क्या होता है? स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर होती है, जिसको हम मिल्पा भी बोलते हैं मैक्सिको में, और सेंट्रल अमेरिका, कोनुओ इन वेनेजुला, रोका इन ब्राजील, मैसोल इन सेंट्रल अफ्रीका, लद्दाख इन इंडोनेशिया, रे इन वियतनाम। तो वहां पर स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर, उसे मिल्पा बोला जाता है। इंडिया में अगर हम देखें, दिस प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन, इसको हम बेवार बोलते हैं, दहिया बोलते हैं मध्य प्रदेश में, पोडो और पेंडा बोलते हैं आंध्रा में, पामाडावी बोलते हैं और कोमान बोलते हैं, ब्रिंगा बोलते हैं उड़ीसा में, कुमारी बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स में, वालरे और वाल्ट्रे बोलते हैं साउथ ईस्टर्न राजस्थान में, खिल बोलते हैं हिमालयन बेल्ट में, कुरुआ बोलते हैं झारखंड में और झूमिंग बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। तो ये डिफरेंट नेम्स हैं इस प्रिमिटिव कल्टीवेशन के। आगे रीड करेंगे। यहाँ पे एक स्टोरी बताई है रिंजा, जिसकी एक छोटी सी फैमिली है, असम के डीपू विलेज में रहती है। वो एंजॉय कर रही है अपनी फैमिली को देखते हुए कि वो किस तरह से उसकी फैमिली क्लियर कर रही है लैंड को स्लैश और बर्न एक्टिविटी से। वो भी अपनी फैमिली की हेल्प करती है क्रॉप्स को इरिगेट करने में। बैम्बू कैनाल्स के थ्रू वहाँ पे स्प्रिंग्स से पानी लाया जा रहा है। वो अपने सराउंडिंग से बहुत प्यार करती है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि इस तरह की एक्टिविटी से सॉइल की फर्टिलिटी डिक्लाइन हो रही है और नेक्स्ट सीजन में वो फिर किसी और लैंड पे मूव कर जाएंगे जब इस एरिया की फर्टिलिटी कम हो जाएगी। तो इस टाइप की जो फार्मिंग है जो रंजा की फैमिली कर रही है, तो क्या आप भी कुछ नाम बता सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं कुछ ऐसी क्रॉप्स को जो इस प्रिमिटिव फार्मिंग में की जाती है, उगाई जाती है, ग्रो की जाती है। फर्स्ट देखते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है। इन टॉपिक्स को हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। बेस के लिए आप उन क्लासेस को रेफर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, चैनल पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इंटेंसिव फार्मिंग क्या होती है? इस तरह की जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस होती है वो उन एरियाज में की जाती है जहाँ पे हाई पॉपुलेशन है, प्रेशर है लैंड के ऊपर। इट इज लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होती है ये, जहां पर हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल यूज किए जाते हैं और प्रॉपर इरिगेशन एक्टिविटीज वहां पे की जाती है ताकि वहां पे उस लैंड से ज्यादा क्रॉप्स को ग्रो कराया जाए, ज्यादा से ज्यादा ग्रेन्स वहां से प्रोड्यूस कराए जाए, लिए जाए, क्योंकि उस छोटी सी लैंड के ऊपर प्रेशर होता है इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फीड कराना। Can you name some of the states of India where such farming is practiced? ऐसी कुछ states का आप नाम बता सकते हैं इंडिया में जो इस तरह की इंटेंसिव फार्मिंग की जाती है। Through the right of inheritance, leading the division of land among successive generation has rendered land holding size uneconomically. The farmers continue to take maximum output from the limited land in the absence of alternative source of livelihood. Thus there is enormous pressure on the agricultural land. तो ये कैसे होता है कि जो राइट्स होते हैं लैंड के ऊपर इनहेरिटेंस, जैसे कि मान लीजिए कोई फादर है, उसके पास एक पीस ऑफ लैंड है 20 हेक्टेयर का, उसके 2 फिर सन होते हैं तो वो डिवाइड हो जाएगी लैंड 10-10 हेक्टेयर में। उसके बाद फिर उनके 2-2 सन होते हैं तो 5-5 हेक्टेयर में। इस तरह से हेरिटेंस के हिसाब से वो लैंड क्या होती है, डिवाइड होती जाती है। अब सबके पास इसी वजह से छोटे छोटे पैच ऑफ लैंड रह जाते हैं, जहाँ पे छोटे छोटे लैंड से अब आ जाता है प्रेशर ज्यादा पॉपुलेशन को फीड कराने का, जिससे बहुत ज्यादा केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है उस पीस ऑफ लैंड के ऊपर, जिसकी वजह से जो लैंड की क्वालिटी है वो कंटिन्यू डिक्रीज होती चली जाती है। अब देखते हैं कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है। कमर्शियल फार्मिंग का मतलब कि मार्केट्स में प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए क्रॉप्स को ग्रो कराया जा रहा है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है इस टाइप ऑफ फार्मिंग की, उसमें हाई डोज के मॉडर्न इनपुट्स को यूज किया जाता है, हाई वैरायटी के सीड्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स को यूज किया जाता है हायर प्रोडक्टिविटी के लिए। डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरी करता है एक रीजन से दूसरे रीजन में, जैसे कि राइस कमर्शियल क्रॉप है हरियाणा और पंजाब का, लेकिन उड़ीसा में क्या है, सबसिस्टेंस क्रॉप है। कुछ ऐसी क्रॉप्स के एग्जांपल आपको यहाँ बताने, नेम्स बताने जो कमर्शियली है किसी एक रीजन में, सबसिस्टेंस है अनदर रीजन में। सबसिस्टेंस का मतलब हो जाता है कि सिर्फ बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए उस क्रॉप को ग्रो कराया जाता है।
कमर्शियल लेवल पे जो वो क्रॉप ग्रो कराई जाएगी तो उसमें इन सभी चीजों का यूज होगा जो कि इम्पैक्ट करेंगी वहां की लैंड को, लैंड की क्वालिटी को, वहां की सॉइल को। प्लांटेशन भी एक तरह की कमर्शियल फार्मिंग होती है। इस टाइप ऑफ फार्मिंग में एक सिंगल क्रॉप को लार्ज एरिया में ग्रो कराया जाता है। बड़े बड़े लार्ज ट्रैक्ट्स पे ये प्लांटेशन की जाती है। कैपिटल इनपुट्स वहां पे लगाए जाते हैं उस लैंड में। विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर्स वहां पे यूज होती है, लेबर वहां पे आती है काम करने के लिए। ऑल प्रोड्यूस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल। उन सारे प्रोड्यूस जो उन खेतों में से, उस लैंड में से, उन प्लांटेशंस में से जो प्रोड्यूस आया उसे रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाएगा आगे फर्दर इंडस्ट्रीज में। ऐसी कौन कौन सी क्रॉप्स हैं इंडिया में? टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना। टी असम में और नॉर्थ बंगाल में, कॉफी कर्नाटका में। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जहां पे इस तरह के क्रॉप्स को ग्रो कराया जाता है। स्पेसिफिक स्टेट्स हैं, वहीं पर ये प्लांटेशन होती है। सिंस द प्रोडक्शन इज मेनली फॉर मार्केट्स, जैसे कि हम देखेंगे कि ये प्रोडक्शन जो है सिर्फ मार्केट्स के लिए हो रही है। एज वेल डेवलप नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कनेक्टिंग द प्लांटिंग एरिया। तो जहां पर ये प्लांटेशन होती है उस लैंड के आसपास क्या प्रॉपर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज होनी चाहिए ताकि मार्केट्स तक इन प्रोड्यूस को ले जाया जा सके। प्रॉपर कम्युनिकेशन का कनेक्शन होता है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती है ताकि इस रॉ मटेरियल को प्रोसेस्ड करके मार्केट्स में ले जाया जा सके। और मार्केट्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन प्लांटेशंस के डेवलपमेंट में। आगे देखते हैं, ये फिगर्स आपको दी गई बनाना प्लांटेशन की और ये है बैम्बू प्लांटेशन की नॉर्थ ईस्ट में। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में। हमने पढ़ा है काफी बार फिजिकल डाइवर्सिटीज के बारे में, प्लुरलिटी ऑफ कल्चर्स इन इंडिया में कि कितने सारे फिजिकल डाइवर्सिटीज हैं, कितने सारे अलग अलग कल्चर के यहाँ पे लोग रहते हैं, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है यहाँ पे हर चीज में। तो दीज आर ऑल्सो रिफ्लेक्ट इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पे भी इसका प्रभाव पड़ता है, क्रॉपिंग पैटर्न पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। डिफरेंट टाइप्स के फूड और फाइबर क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स को यहाँ पे ग्रो कराया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है जो कि ग्रो कराई जाती है इंडस्ट्री में। वो 3 टाइप की क्रॉप है जैसे कि रैबी, खैरिफ और जैद। ये सीजन के अकॉर्डिंग भी होती हैं। तो पहले हम रैबी क्रॉप्स को पढ़ते हैं जो कि विंटर अक्टूबर में ग्रो कराई जाती है दिसंबर तक, और हार्वेस्ट किया जाता है इनको समर में अप्रैल टू जून में। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे से इसको ध्यान से पढ़िएगा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन भी करते चलिएगा। सब इंपॉर्टेंट रैबी क्रॉप्स होती है वीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। These crops are grown in large part of India. इंडिया के ज्यादातर पार्ट में इन क्रॉप्स को ग्रो कराया जाता है। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, इंडिया के नॉर्थ में इस तरह की क्रॉप्स ग्रो कराई जाती है। नॉर्थ वेस्ट पार्ट में जैसे कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में इन क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा मास लेवल पे किया जाता है। कौन कौन सी क्रॉप्स का? वीट का, और जो ये रैबी की जो अदर क्रॉप्स है वहां पर ये ज्यादातर क्रॉप्स उगाई जाती है, ग्रो की जाती हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर जो पार्ट्स हैं कंट्री के, वहां पर अदर स्टेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। अवेलेबिलिटी जो है यहाँ पे प्रेसिपिटेशन की, विंटर्स में वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन की वजह से यहाँ पे प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पे मिल जाता है क्रॉप्स को। द सक्सेस ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन पंजाब, और जो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ उसकी वजह से पंजाब में, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में और कुछ पार्ट्स ऑफ राजस्थान में बहुत ज्यादा यहाँ पे, जिसकी वजह से मास लेवल पे यहाँ से क्रॉप्स ग्रो कराई गई। पूरी इंडिया की जो पॉपुलेशन जो ब्रेड और बटर कही जाती थी, जो कि कॉलोनियल पीरियड में पूरी इंडिया को जो फूड मिलता था वो बाहर से आता था। यहाँ पे क्रॉप्स कम ग्रो होती थी, कम यहाँ पे प्रोडक्टिविटी थी। इंडिपेंडेंस के बाद जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो ये जो फूड की जो नीड थी वो फुलफिल की गई एकदम से पूरी पॉपुलेशन के लिए। तो इस रीजन में जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ उससे बहुत सारे यहाँ पे मास लेवल पे प्रोडक्शन किया गया जिससे पूरी पॉपुलेशन को फीड किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ रैबी क्रॉप की ग्रोथ का। रैबी क्रॉप्स आर ग्रोन विद ऑनसेट ऑफ मॉनसून इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड दीज हार्वेस्ट इन सितंबर अक्टूबर। खैरिफ क्रॉप, तो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में इस क्रॉप को ग्रो कराया जाता है, हार्वेस्ट करते हैं सितंबर टू अक्टूबर मंथ में। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हो जाती है खैरिफ सीजन की, पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर मतलब अरहर की दाल, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट और सोयाबीन। ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्रॉप्स के नाम है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन जो है जहाँ पे ज्यादातर चावल उगाया जाता है असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, बंगाल एंड
उड़ीसा। 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन अ ईयर, एक साल में 3 क्रॉप पैडी की यहाँ पे ग्रो कराई जाती है। कौन कौन सी? ऑस, अमन और बोरो, ये वैरायटी है राइस की। इन बिटवीन द रैबी एंड खैरिफ, तो रैबी सीजन और खैरिफ सीजन जो आता है इसके बीच में आता है जैद। जैद सीजन की कुछ जो क्रॉप्स हैं उनका नाम है वाटरमेलन, मस्क मेलन, क्यूकुम्बर, वेजिटेबल्स, फोडर क्रॉप्स यहाँ पे ज्यादातर ग्रो कराई जाती है जैद सीजन में। शुगर केन ऑलमोस्ट ईयर टू ग्रो, शुगर केन जो कि ऑलमोस्ट पूरी ईयर ही ग्रो कराई ली जाती है। मेजर क्रॉप्स क्या है? A variety of food and non-food crops are grown in different parts of country. इंडिया में डिफरेंट पार्ट्स में कुछ फूड क्रॉप्स और कुछ नॉन फूड क्रॉप्स को ग्रो कराया जाता है। डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन इन सॉइल, डिपेंड करती है कि सॉइल की वेरिएशन कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस वहां पे कैसी हो रही है, उसके हिसाब से ग्रो कराया जाता है। मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी होती है? राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड जूट को मेजर क्रॉप्स कहते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं राइस के बारे में कि राइस की जो खेती है या फिर ये बाकी और जो क्रॉप्स है इनको किस तरह का टेम्परेचर, कितनी रेनफॉल, क्या क्या इनकी रिक्वायरमेंट होती है ग्रो कराने के लिए। राइस एक स्टेपल फूड है, मेजोरिटी ऑफ इंडिया में ये ग्रो कराया जाता है। स्टेपल फूड मतलब जो खाने में यूज होता है। कंट्री सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में राइस का, चाइना के बाद। खैरिफ क्रॉप विच रिक्वायर हाई टेम्परेचर, इन क्रॉप्स को चाहिए होता है जो कि 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए। हाई ह्यूमिडिटी चाहिए होती है राइस की क्रॉप को, और विद एनुअल रेनफॉल कितनी होनी चाहिए? 100 सेंटीमीटर। इन द एरिया जहां पे लेस रेनफॉल होती है वहां पर इस क्रॉप को ग्रो कराया जाता है इरिगेशन के थ्रू। इरिगेशन मतलब पाइप के थ्रू जो हम पानी पहुंचाते हैं अपने क्रॉप्स में, या फिर रिवर से जो पानी को हम लेते हैं। नेक्स्ट हम रीड करते हैं नेक्स्ट क्रॉप के बारे में। ये हमारा मैप मेंशन है जहां पर मेजर एरिया और माइनर एरिया के हिसाब से क्रॉप्स को यहाँ पे बताया गया है। मेजरली राइस कौन सी कंट्री में और इंडिया के कौन कौन सी स्टेट्स में मेजरली ग्रो कराई जाती है, जैसे कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश वाला रीजन, वेस्टर्न घाट्स वाला रीजन, कुछ पार्ट्स हमारी ईस्टर्न कोस्ट के यहाँ पर मेजरली राइस की क्रॉप ग्रो कराई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं राइस। राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। राइस ग्रो कराते हैं कहाँ पर? नॉर्थ साइड में और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ये मिलता है, वहां पे ग्रो कराया जाता है। कोस्टल एरियाज, डेल्टिक रीजन के, डेल्टा जो रीजन है जहां पर माउथ बनता है रिवर्स का, वहां पर ये ग्रो कराए जाते हैं। वहां पे प्रॉपर अवेलेबिलिटी हो जाती है पानी की, जिसकी वजह से इस क्रॉप को वहां पे इजीली ग्रो करा लिया जाता है। एज कि हमको पता चला कि इस क्रॉप के लिए पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैनाल इरिगेशन जहां पे होगा, ट्यूबवेल्स की अवेलेबिलिटी जहां पे होगी, वहां पर भी लेस रेनफॉल अगर है तब भी वहां पे राइस को ग्रो करा लिया जाएगा इरिगेशन के थ्रू, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पार्ट्स ऑफ राजस्थान के रीजन में। नेक्स्ट क्रॉप है व्हीट। दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है इंडिया में। मेन फूड क्रॉप की तरह ये खाई जाती है, यूज की जाती है। नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में ग्रो कराई जाती है। रैबी क्रॉप को कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए होता है, ब्राइट सनशाइन डेज चाहिए होते हैं ताकि जो क्रॉप है वो अच्छे से पक जाए, राइप हो जाए। 50 to 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल चाहिए होती है जो कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो पूरे ही ग्रोइंग सीजन में। 2 इंपॉर्टेंट व्हीट ग्रोइंग जोन्स है, गंगा सतलुज प्लेन्स और नॉर्थ वेस्ट रीजन जहां पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है डेक्कन प्लेट्यूज में। द मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार और राजस्थान। ये मैप से भी देखेंगे कहाँ कहाँ पर व्हीट पाया जाता है या ग्रो कराया जाता है। नेक्स्ट क्रॉप पढ़ेंगे बाजरा, जो कि सैंडी सॉइल में ग्रो कराया जाता है और जो शैलो ब्लैक सॉइल होती है वहां पर ये ग्रो कराया जाता है। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो है वो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा है। रागी इज अ क्रॉप ऑफ ड्राई सीजन, जो बाजरा रागी जो क्रॉप है ड्राई सीजन में और कम पानी में भी ग्रो करा ली जाती है। रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी और शैलो ब्लैक सॉइल में अच्छे से ग्रो होती है। मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन सी है? कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश में ये क्रॉप्स ग्रो कराई जाती हैं। मेज फूड और फॉडर दोनों ही तरह से ये क्रॉप यूज की जाती है। खैरिफ क्रॉप है जिसमें टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट जो होगी इस क्रॉप को वो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस की जरूरत पड़ती है। एल्यूवियल सॉइल में ये अच्छे से ग्रो होती है। कुछ स्टेट्स यहाँ पे मेंशन है, बिहार में मेज
ग्रो कराया जाता है रबी सीजन में। मॉडर्न इनपुट्स सच एज HYV सीड्स, फर्टिलाइजर, इरिगेशन कंट्रीब्यूट द इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मेज। ये सारे मेथड्स यूज किए जा रहे हैं ताकि मेज की प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए। मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र और तेलंगाना। नेक्स्ट क्रॉप है मिलेट्स, जिसमें हम पढ़ेंगे ज्वार, बाजरा एंड रागी। इंपॉर्टेंट मिलेट्स क्रॉप है जो इंडिया में ग्रो की जाती है। ये कोर्स ग्रेन है, हाई न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, कम पानी की जरूरत पड़ती है, आयरन रिच क्रॉप है, कैल्शियम अच्छे से होती है, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट और रफेज बहुत ज्यादा होता है जो कि बहुत ज्यादा हेल्दी होती है। ज्वार अगर देखेंगे कंट्री में तो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप आ जाती है एरिया और प्रोडक्शन के हिसाब से। रेन फेड मोस्टली ग्रोन मॉइस्ट एरिया में ये ग्रो करी जाती है, हार्डली नीड पड़ती है, इरिगेशन की बहुत कम नीड पड़ती है। मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो है महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र और मध्य प्रदेश है। ये वीट के लिए आप मैप देख सकते हैं, जो डार्क ऑरेंज पोर्शन है वहां पर मेजरली वीट ग्रो कराया जाता है और जहाँ लाइट ऑरेंज है वहां पे कम ग्रो कराया जाता है। नेक्स्ट जो हमारी और क्रॉप्स बची हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। ये हमारी 10th क्लास बहुत ज्यादा प्रीशियस है, बहुत सारी नॉलेज इन चैप्टर्स में इंक्लूड की गई है, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल ये चैप्टर्स हैं, तो इनको हम धीरे धीरे विद पेस के साथ पढ़ेंगे। इसके सेकंड पार्ट में इस चैप्टर को हम कवर करेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी इस चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो आए वो आपको टाइम से मिल सके। कोई भी डाउट आता है किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में, तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप दे सकते हैं। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।